नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे बुरहानपुर की। बुरहानपुर में कोरोना मरीजों के लिए कई सुविधाओं के साथ आईसीयू वार्ड बनाया गया है, जिसका लोकार्पण सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के जरिए किया गया और इसी आईसीयू वार्ड को बनाने में लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की लागत लगी है। ये वार्ड इसलिए भी यहां पर खास बताया जा रहा है क्योंकि इसकी आधुनिक मशीनें कोरोना मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। करीब 3 आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं जो कि इंदौर तक किसी अस्पताल में नहीं है। आज बुरहानपुर के जिला चिकित्सालय में कोरोना पेशेंट्स के लिए नवनिर्मित 15 बेड के अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड का हमने लोकार्पण किया। हमारे बुरहानपुर में कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए जितनी देश में आधुनिक मशीनें हैं, उन आधुनिकतम मशीनों में से हमारे यहाँ पे भी 3 मशीनें आ चुकी है ऑक्सीजन ट्रीटमेंट के लिए। और कोरोना से बचाव के लिए जो बुरहानपुर में काम हुआ है वो प्रदेश के लिए मॉडल बन गया। आज बुरहान और इसलिए बात करेंगे झाबुआ की। झाबुआ में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में सांसद गुमान सिंह डामोर और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर नगर अध्यक्ष श्रीमती सुशीला प्रेम बाभोर मौजूद रहीं और रोजगार मेले में 300 से भी अधिक युवाओं ने अपना पंजीयन करवाया है। वहीं सांसद गुमान सिंह डामोर ने कहा है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाया गया एक पूर्ण कदम है। आप खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें और इन कंपनियों में जाकर खुद को आगे बढ़ाएं और प्रधानमंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करें। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें हर हाथ को काम देने का लक्ष्य निर्धारित है। तो हमारे झाबुआ ज़िले में जो नौजवान बच्चे हैं जिनको रोज़गार की आवश्यकता है, इससे नौजवान बच्चों को रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए हम जनपद पंचायत स्तर पर 15 जनवरी तक मेले लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे इस ज़िले से अधिक बच्चों का चयन रोज़गार के लिए हो। जो हमारे क्षेत्र के युवा साथी थे, युवा बहनें थी, मैंने उनको यही बताया कि कभी भी अपने आप को बेरोज़गार नहीं मानना चाहिए। जब तक आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके लक्ष्य नहीं लेते कि मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ तक जाना है, मेरे गांव को यहाँ तक ले जाना है, मेरे माँ बाप को, मेरे परिवार को, इसलिए मैंने युवाओं में एक जोश भरा। देखो, जहाँ तक हमारा जो ये रोज़गार मेले का प्रचार हुआ है उसमें युवा साथी ज़्यादा थे और युवा बहनें थोड़ी सी कम संख्या में थी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा के अंतर्गत आने वाले ओमकारेश्वर में किराए पर रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक जबलपुर का रहने वाला था जो कि ओमकारेश्वर में किराए पर रहता था और वहीं मामले में स्थानीय लोगों ने कहा और परिजनों ने यहां पर हत्या की आशंका जताई है। जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही ओमकारेश्वर थाने की टीम भी मौके पर पहुंची और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अपनी बहन मुक्ताबाई के साथ में रहता था किराए के मकान में। तो आज अपने कमरे के खिड़की दरवाजे बंद करके खुद के गमछे से छत की पाइप से बांध कर आत्महत्या कर ली है, फांसी लगा ली। मंडला के इस पथरीले इलाके अजगर दादर में हर साल ठंड के दिनों में सैकड़ों अजगर अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। करीब आपको यहां पर बता दें कि 217.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पत्थर और साथ ही मिट्टी के बने छेदों से निकलते हैं अजगर। ग्रामीणों के अलावा पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। बताया जा रहा है कि ठंड के दिनों में यहाँ पर जब तापमान निरंतर गिरावट में होता है तो इन सैकड़ों अजगरों को यहाँ पर अपने शारीरिक तापमान को संतुलन बनाए रखने के लिए बाहर आना पड़ता है और लंबे समय के लिए यहाँ पर ये बाहर गर्म पत्थरों में धूप सेंकते हैं। वन विभाग ने इनके संरक्षण के लिए
इलाके में फेंसिंग तो कराई, लेकिन सूची 1 में यहाँ पर दर्ज अजगर की सुरक्षा के लिए ये नाकाम साबित हो रहा है। दरअसल मंडला जिला मुख्यालय से ही महज 29 किलोमीटर दूर है और साथ ही कान्हा नेशनल पार्क से लगभग 30 किलोमीटर दूर रायपुर मार्ग के अंजनिया से लगे इलाके में अजगर दादर नाम के क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से हर साल ठंड के दिनों में अजगरों को एक साथ समूह में धूप सेकते हुए देखा जा सकता है। ग्रामीणों का मानना है कि इस गांव का नाम भी इन्हीं अजगरों से पड़ा है, जहां प्रतिवर्ष जो है सैकड़ों पर्यटक भी यहां पर पहुंचते हैं और यहां पर पर्यटन की दृष्टि से कोई कार्य अब तक नहीं किया गया। और चलिए बात करेंगे मंडला की। मंडला में 4 गांव के ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। पानी और साथ ही बिजली की समस्या से परेशान जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हमें पानी दो के नारे लगाए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि हमारे गांव सहित 4 गांवों को पानी और साथ ही बिजली के लिए पिछले 3 महीने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बूंद बूंद के लिए यहाँ पर मोहताज हैं। अपनी समस्या को लेकर कई बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई है, जिसके चलते आज हमें यह कदम उठाना पड़ रहा है। और साथ ही जब तक पानी और बिजली की मांग को प्रशासन नहीं मानता, तब तक उनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। एमपीवी से जो इनको ट्रांसफार्मर बदलवाना था, मेरी साहू जी से जो यहाँ के एफडीओ है नैनपुर को, उनको मैंने बताया भी था कि वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, आप ट्रांसफार्मर का काम करा दी। उनके द्वारा कहा गया कि मेरे पास बजट नहीं है। उसके बाद जब उग्र आंदोलन हुआ तो कलेक्टर महोदय डी साहब को भेजी मंडला से, मैं भी रहा यहाँ, नायब तहसीलदार मैडम भी थी। उन्होंने आश्वासन दे दिया कि 7 दिन में हम पूरा ये ट्रांसफार्मर चेंज करके पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। उसके अलावा एफडीओ पीएचई भी जब मौके पे मौजूद हैं, उन्होंने एक एक्स्ट्रा 2 HP की मोटर लगाकर आज वो पाइपलाइन को जोड़ देंगे। इस प्रकार 7 दिन के अंदर इनकी पानी की समस्या सॉल्व हो। रायसेन में अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में रायसेन एसडीओपी आदित्य भावसार के सहयोग से सलामतपुर पुलिस ने 1 हफ्ते पहले ही चोरी का पर्दाफाश किया था। थाना प्रभारी देवेंद्र पाल सिंह ने यहां पर चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एक टीम का गठन किया, जिसमें एएसआई सुधाकर सोनी, प्रधान आरक्षक कवितान सिंह और साथ ही प्रधान आरक्षक दिलदार सिंह, आरक्षक शेर सिंह, आरक्षक संजय लोबंशी शामिल हैं। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए 1 सप्ताह के अंदर 3 चोरी की वारदातों में शामिल 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों से चोरी की 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। और वहीं थाना प्रभारी देवेंद्र पाल सिंह ने बताया कि रायसेन एसपी, एडिशनल एसपी और साथ ही एसडीओपी के मार्गदर्शन में ही चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता मिली है। और रीवा में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कचरा संग्रहण केंद्र में 6 मेगावाट बिजली उत्पादन का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर कलेक्टर इलियाराजा टी और साथ ही आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा भी उपस्थित रहे। और वहीं राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि रीवा में स्थापित हो रहे कचरा संग्रहण प्लांट में संभाग के 28 नगरीय निकाय का कचरा शोधित किया जाएगा। इस संयंत्र से यहाँ पर खाद बनाने के साथ ही 6 मेगावाट बिजली भी बनाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि यहाँ पर समय सीमा में ही पूर्ण गुणवत्ता के साथ संयंत्र स्थापना का कार्य कराएं और साथ ही संयंत्र के चारों तरफ संघ वृक्षारोपण भी कराया जाएगा। सतना के रामनगर में एक चमत्कार पेड़ जो है इन दिनों लोगों को हैरत में डाल रहा है। आपको बता दें कि आस्था का केंद्र बना झीरिया गांव से लगे जंगल में यहां के एक महुआ के पेड़ के पास पहुंचते ही गठिया रोग से ठीक हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो यहां पर अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। वहीं ग्रामीणों की माने तो यहां पर चमत्कारी पेड़ के पास पहुंचते ही रोगियों को अपने और पेड़ खींचता है और साथ ही ग्रामीण इस जो है वन देवी का चमत्कार कहने लगे हैं।
वहीं इसको लेकर अब सवाल उठ रहा है कि आस्था या फिर अंधविश्वास है, लेकिन लोगों को जब उनकी तकलीफों से मुक्ति मिलती है तो लोग यकीन करने लगते हैं। और चलिए बात करेंगे शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी नेता मुकेश चौधरी के घर से पत्रकार रजनीश भमुरिया की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसके बाद नगर वासियों ने यहां पर पुलिस थाना पहुंचकर थाना प्रभारी रामगोपाल वर्मा को ज्ञापन सौंपा था और साथ ही कहा कि अगर 3 दिन के अंदर गाड़ी वापस नहीं आती तो बस स्टैंड पर आमजन अनशन कर और साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि शाहजहाँपुर की कई क्षेत्रों में लगातार चोरी हो रही है, जिसके बाद पुलिस पर कई आरोप लग रहे हैं कि पुलिस से आखिर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अशोकनगर में एक नाबालिग बच्ची को बेचे जाने का मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि नाबालिग बच्ची ने और भी कई बच्चों की इसी तरह से बेचे जाने की बात कही है। इसके बाद अशोकनगर जिले की यहां पर बाल कल्याण समिति की पहल पर नई सराय थाने में 3 महिलाओं सहित एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया। पूरा मामला करीब 1 महीने पुराना है और इस पूरे मामले में महिलाओं की भी भागीदारी सामने आ रही है। शुरुआती जांच में बताया गया है कि दलालों के यहां पर माध्यम से ही झारखंड के जमशेदपुर के गांव से दलालों ने इस बच्ची को खरीदा था, जिसके बाद उस व्यक्ति के साथ उसकी शादी कराई गई। और वहीं पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने भी जो है वन स्टॉप सेंटर में पहुंचकर बच्ची से मुलाकात की और साथ ही आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें रवाना की हैं। अभी सूचना जो है इनके द्वारा रिपोर्ट भी दी गई, आज ही रिपोर्ट दी और आज ही पुलिस ने उसमें कायमी की है। कायमी होने पश्चात जब पूरा विवरण समझ में अभी तक जो आया है प्राथमिक जांच में विवेचना में कि जो बच्ची है वो झारखंड की रहने वाली है, जमशेदपुर के पास से, और वहाँ से इसको 2 महिला और एक पुरुष ने उसको जो है एक गुना का एक आदमी है, 2 महिला वहाँ की, उनको लाया था, घुमा लाया, वहाँ रखा। उसके बाद इसको एक लड़के के साथ में इसकी शादी कर दी। और चलिए बात करेंगे अनूपपुर की। अनूपपुर जिले के पवित्र नगरी अमरकंटक मां नर्मदा की पावन धरा उद्गम स्थल इन दिनों अपने अस्तित्व से जूझ रहा है। महीनों पूर्व जो है पहले ही टूट चुके यहाँ पर डैम के कारण मां नर्मदा के उद्गम स्थल में मौजूद पानी खत्म हो चुका है। वहीं रामघाट में पहुंचने वाले श्रद्धालु महज सूखे नाले को देखकर लौट रहे हैं। आपको बता दें कि जहां पर एक समय हजारों लीटर पानी से मां नर्मदा के उद्गम स्थल की लबालब दिखाई देती थी और वहीं आज पूरी तरह से सूखा और साथ ही चारागाह के रूप में दिखाई देने लगी है। कुछ दिनों से ये डैम के फूट जाने की वजह से ये इसमें जल स्तर कम है और हम इसके लिए निरंतर प्रयास किए हैं और कर भी रहे हैं। जिला प्रशासन से भी कई बार इस विषय को लेकर हम गए हैं। नगर में भी लोगों से सहयोग के माध्यम से कुछ काम किए हुए हैं। अभी जल संसाधन विभाग के पास भी हम लोगों ने गया था, इसके पूरा DPR बनवा के WRD के माध्यम से। वहाँ भी आश्वासन मिला है कि हम शीघ्र ही बात करके इसके लिए करवाएंगे। आज ये उद्गम ही नहीं रहा, पूरा पुष्कर डैम फूट गया है। आज इसके सुंदरीकरण नहीं हो रहे हैं, कहीं से शासन प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे में अब अभी नर्मदा जयंती है 1 महीने बाद, तो कैसे यहाँ नर्मदा जयंती होगा? श्रद्धालु आएंगे, कहाँ स्नान करेंगे? कैसे? पूरा अमरकंटक का अस्तित्व मिट गया है। क्या मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ
क्या आप लोगों को कोई बता नहीं रहा है कि अमरकंटक पूरा खत्म हो गया? और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। जी हाँ, कार, बाइक, ट्रक, ट्रैक्टर और साथ ही ई रिक्शा पर जाति सूचक शब्द लिखे होने पर महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षल प्रभु ने उत्तर प्रदेश में दौड़ते जातिवादी वाहनों को खतरा बताया है और प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत करते हुए इसे सामाजिक खतरा बताया। शिकायत का संज्ञान लेते हुए यहाँ पर पीएमओ ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की अपर परिवहन आयुक्त ने धारा 177 के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए। वही इसका असर थाना नाका हिंडोला के अंतर्गत दुर्गापुरी चेकपोस्ट पर देखने को मिला है। वाहनों की चेकिंग कर रहे यहाँ पर सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार अशोक ने कार पर लिखे जाति सूचक शब्दों का पहला चालान करते हुए कार चालक पर सख्त हिदायत दी और कहा कि जाति सूचक जो शब्द हैं उसको नहीं लिखा जाएगा और यहां पर गाड़ी चालक का चालान काट दिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आसिफ बाबू, जाति सूचक शब्द लिखे जाने पर गाड़ी पर पहला चालान काटा गया, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी बिलाल, बता दूं कि पूरा मामला नाका हिंडोला का है, जहां पर यूपी सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि वाहनों पर अब जाति सूचक या किसी समुदाय का नाम नहीं लिखा होना है, जिस पर यूपी सीएम ने पूरे यूपी पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में आज नाका हिंडोला पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक मारुति वैन पकड़ी और यह प्रदेश का पहला मामला है कि इसे जो आदेश हुआ है कि वाहनों पर कोई जाति सूचक शब्द लिखे गए। पहली कार्रवाई की गई है और मारुति वैन को पुलिस ने सीज कर दिया है और सख्त हिदायत दी है। और इसके साथ ही साथ पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। लोग जो अपने गाड़ियों पर, लग्जरी वाहनों पर यादव, सिंह, राजपूत जैसे शब्द लगाकर चलते थे, वो अपने आप उसको मिटा रहे हैं और उसको मिटाकर कार्रवाई से बचने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि पूरे प्रदेश में अब यह अभियान चलाया जा रहा है। सीपी डीके ठाकुर का कहना है कि कमिश्नरेट में कार्रवाई की जाएगी और ऐसे जो वाहन लिखे मिलेंगे उनको सीज किया जाएगा। साथ ही साथ डीजीपी ने भी साफ तौर पर निर्देश दे दिया है कि जिलों में भी यह अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जाए, जिससे इस तरह की जो वाहन भराते भर रहे हैं उन पर अंकुश लगे और जो सामाजिक व्यवस्था है इससे कहीं ना कहीं कम भी हो सकती है। लेकिन आसिफ, अगर बात की जाए इस कार्रवाई के बाद परिणाम क्या आएंगे निकल कर आगे जो कार्रवाई की जाएगी, और इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ मैसेज समाज में पहुंचेगा, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, जिस तरह से महाराष्ट्र के शिक्षक ने एक नई मांग की है और मांग अपने आप में बड़ी मांग भी है, क्योंकि लग्जरी वाहनों में, काफिलों में और जो प्राइवेट वाहन है ज्यादातर उसमें भी जाति सूचक सब लिखे रहते थे और या दिखाने की कोशिश की जाती थी कि हम राजपूत हैं, हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं। इस पर अंकुश लगने से एक संदेश समाज को जाएगा कि जिस तरह से लोग किसी वाहन को देखकर भयभीत भी हो जाते थे, माफिया टाइप के जो लोग थे अपने वाहनों पर अजीबोगरीब शब्द लिख देते थे, जिसको लेकर एक हड़कंप सा माहौल भी देखने को अक्सर मिलता था। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है इससे कहीं ना कहीं आम जन, जो निचले स्तर के लोग हैं, जो वीआईपी कल्चर से दूर हैं, उनको एक राहत मिलेगी। बिल्कुल, कहना कहीं अच्छी कार्रवाई की जा रही है और अब देखना होगा इस पूरी कार्रवाई में आगे क्या कुछ और तेजी लाई जाती है। शुक्रिया आसिफ आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे दिल्ली के नेहरू प्लेस फ्लाईओवर पर एक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि मिक्सचर गाड़ी के पीछे से मिनी टेम्पो टकराया और इस हादसे में टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी और साथ ही 2 लोग घायल हो गए थे। कालकाजी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है और इस पर मामले को लेकर जांच की जा रही है। मृतक ड्राइवर की पहचान सूबेदार के रूप में हुई है, जो कि नेब सराय का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने दोनों गाड़ियों को यहां पर अपने कब्जे में ले लिया था और
जिस मिक्सचर ट्रक से यहाँ पर मिनी टेम्पो की टक्कर हुई थी, जो है उस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मृतक चालक नेपसराय से ओखला सब्जी मंडी जो है खरीदने के लिए जा रहा था और तभी अचानक से यह हादसा हुआ है। और साथ ही बताया जा रहा है कि मिनी टेम्पो छोटा हाथी के आगे रुक गया था और आगे तभी जाकर ये हादसा हुआ है। नेहरू प्लेस फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ था और इस हादसे में जो है टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, ये लोग मंडी के लिए जा रहे थे, अपना नेपसराय से और ओखला मंडी जा रहे थे, क्योंकि फ्रूट्स का काम करते हैं सारे लोग। और जा रहे थे तो फ्लाईओवर चढ़ रहे थे ये नेहरू प्लेस वाला, और उस समय चढ़ते समय आगे एक मिक्सचर वाला ट्रक था और उसने ऐसे ब्रेक, उसके पीछे पीछे जा रहे थे, उसने जो भी ब्रेक लिया क्या लिया एकदम से, और इनकी गाड़ी कंट्रोल नहीं होके उसमें, क्योंकि ये छोटी गाड़ी होती है उसमें इतना हाई पावर ब्रेक नहीं होता है, तो जिसकी वजह से ये एकदम से उसमें जाके। कौन सी गाड़ी थी जिसमें लगा? ये मिक्सचर ट्रक था जिसमें ये पीछे से लगा है छोटा हाथी। सर, ये लोग मंडी के लिए जा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जैद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जैद, नेहरू प्लेस फ्लाईओवर पर हादसा हुआ है और उस हादसे में एक की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? यस सर, दिल्ली के नेहरू पैलेस फ्लाईओवर पर कल के सुबह हुआ है एक्सीडेंट। मिक्सचर गाड़ी के पीछे से मिनी टेम्पो टकराया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। एक जो ड्राइवर था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सर, घायलों का जो इलाज कहां पर चल रहा है, अब क्या कुछ स्थिति है उनकी? जी, नजदीकी हॉस्पिटल पर घायल हो गए, इलाज के लिए पुलिस ने लेकर के गई है और भर्ती करा दिया गया। बहुत गंभीर हालत बताई जा रही है और जो ड्राइवर थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। और जो ये ट्रक था जिसमें टक्कर हुई थी, दोनों गाड़ियां कब्जे में पुलिस ने अपने ले ली है। और हरियाणा नंबर दूसरा ट्रक था और दूसरा दिल्ली नंबर छोटा हाथी था। ये सब्जी मंडी के लिए जा रहे थे, नेबीसराय काले खां सब्जी मंडी जा रहे थे और वहीं फ्लाईओवर पर अचानक ब्रेक मारी मिक्सचर ट्रक ने, पीछे से छोटा हाथी कंट्रोल ऑफ होकर के और उसमें ठुक गया। ठीक है, शुक्रिया आपका जो है ज़्यादा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस पर मामले को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल भी कर रही है और साथ ही घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।